ओके, तो टुडे विल डील विथ फैसिलिटी लोकेशन। ठीक है, तो उसमें डेफिनेशन आप लोगों को एक बुक में दिया हुआ, उसको लिख लीजिएगा। व्हाट इज फैसिलिटी लोकेशन? इट इज ऑल अबाउट अ लोकेशन वेयर वी डिसाइड टू सेट अप आवर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एंड ऑल। ठीक है, so now coming to the point, this one just write on the notebook, just factors in selection of a location. Factors in selection of a location. Factors in selection of a location. What are all the factors that play a role in selecting? Fine. So first of all, let's go by a series. So first of all, you write national decision. That is A, national decision. सर मेरी आवाज क्लियर आ रही है? मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस सर। फाइन। तो मेन कंसेप्ट जो है ना कि किन किन बातों का ध्यान रखते हैं, किन किन बातों को मद्देनजर रखते हैं, व्हाट आर पॉइंट्स वी टेक इनटू कंसीडरेशन बिफोर फाइनलाइजिंग अ साइट। तो अब उसमें जो बुनियादी बात है, बेसिक, जैसे जहां पे हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, तो वहां से है कि एक वर्ड है प्रॉक्सिमिटी। तो प्रॉक्सिमिटी इज ऑल अबाउट नियरनेस, नजदीकी। तो रॉ मटेरियल जहां पर है वहां से आसानी से पहुंच जाए मेरे फैक्ट्री तक। ठीक है, हमको लेबर सप्लाई आसानी से मिल जाए, मेरा जो फिनिश गुड है वो बन करके आसानी से मार्केट तक चले जाए, वो कनेक्टिविटी हो, रोड्स एंड ऑल। ठीक है, ये सब कुछ बात है जो नॉर्मल में है। फिर है कि वहां पे कुछ जहां पे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वहां पे पावर का सप्लाई हो अच्छा, क्योंकि वहां इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन ज्यादा होता है। ठीक है, वहां पे आपका ड्रेनेज का सिस्टम अच्छा हो ताकि मेरा जो वेस्ट है वो आसानी से उसको हम डिस्पोज ऑफ कर सके। उसके बाद फिर है कि पानी का सप्लाई हो, बिजली का सप्लाई हो। ठीक है, अच्छा, मजदूर जो मेरे यहाँ काम कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसी जगह पे हो कि उनके लिए भी कुछ सुविधा हो, कुछ कैफेटेरिया हो, कुछ रिक्रिएशन का कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सो दैट कि काम करने के बाद वो जा करके, मतलब एक अगर मान लीजिए कैफेटेरिया है, या कैफेटेरिया मतलब चाय की दुकान है, या खाने पीने का रेस्टोरेंट है, या कोई एक छोटा सा थिएटर है, तो उससे भी जाकर के वो अपना रिजुविनेट हो सके, क्योंकि सिर्फ काम काम करने से वो बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाता है। तो ये सब कुछ ऐसी बातें हैं जो हम लोग। हाँ बोलिए। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग जो साइट होगा, तो उसको तो ऐसे जगह पर लगाना होगा ना कि जहाँ पब्लिक, जहाँ पर ज्यादा ना अप्रोच हो पब्लिक का, क्योंकि उसमें काफी ज्यादा पॉल्यूशन रिलेटेड भी होता है, उससे इश्यू क्रिएट होता है। वो भी मतलब दूरी भी होनी चाहिए और नजदीकी भी होनी चाहिए, दोनों मामला है। दूरी भी हो और नजदीकी भी हो। अब ये दोनों बात कैसे होगा, इसी का हम लोग का एनालिसिस करना है। इस फैक्टर्स जो है कि दैट इज की, जैसे 4 लोकेशन हम लेते हैं पटना में, मतलब पटना एंड सराउंडिंग। तो जैसे एक अपना तो इंडस्ट्रियल एरिया है जहां हम लोग डेली देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, कोका कोला का फैक्ट्री सामने ही है। ठीक है, और भी बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग है इंडस्ट्रियल एरिया में। एक वो लोकेशन है, तो वो है कि शहर के पीछे का हिस्सा है, वहां पे कोई रेसिडेंशियल इतना नहीं है। यस सर। अच्छा, वहां जो फ्रेश प्रोडक्ट है वो आसानी से मार्केट में पहुंच गया। ठीक है, जो रॉ मटेरियल है वो आसानी से रोड ट्रांसपोर्ट पूरा है, इंडस्ट्रियल एरिया में आ जाता है। ठीक है, ऑफकोर्स मूवमेंट रात रात में होता है ट्रक्स का, लेकिन है कि फिर है कि वो एरिया कॉस्टली भी होगा, सबको अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो अपना बियाडा का जमीन है, इंडस्ट्रियल एरिया है, तो उसको लीज लेना होता है, सारी चीज है। तो एक दूसरा लोकेशन और ऑप्शन है आपका बीटा। तो बीटा एक ऐसा स्ट्रेटेजिक लोकेशन हो गया है जहां रोड आसानी एकदम पूरी बन गई है, रोड बहुत शानदार हो चुकी है। तो वहां पर जो, तो वहां से जो ट्रांसपोर्टेशन है वो जल्दी हो जा रहा है। दूरी तो है जरूर, ठीक है, लेकिन रोड इतना शानदार हो गया है कि वो आपका आधे घंटे या 1 घंटे में सफर तय हो जाता है पटने का। तो वो दूर भी है और नजदीक भी है, दोनों बात हो गई। यस फिर सर। एक तीसरा एरिया है आपका जो पटना गया रोड है, हाईवे बाईपास जो है, 0 माइल से आगे जो जाते हैं हम लोग, उधर भी मैन्युफैक्चरिंग है। ठीक है, एक तीसरा ऑप्शन आपके पास है ये जो आपका सबलपुर का एरिया है, जो सीधा 0 माइल से सीधा जाता है।
तो अभी चारों पांचों लोकेशन में, ठीक है, अपने हिसाब से, अपने सहूलत के हिसाब से, ठीक है, एज पर आवर कंफर्ट, ठीक है, या एज पर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दैट प्रोडक्ट, उसके कंफर्ट के हिसाब से हम फाइनल करेंगे उस एरिया को। ठीक है, मान लेते हैं कि आपका 50 किलोमीटर दूर है एरिया, ठीक है, 50 किलोमीटर दूर तो है, लेकिन रोड बहुत अच्छी बनी है, दैट इज की मान लेते हैं कि भाई जो आपका 4 वे लेन बन गया है, 4 लेन, तो उससे है कि बहुत स्पीड में व्हीकल्स ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। तो 50 किलोमीटर इज नॉट दैट 50 किलोमीटर, इट इज जस्ट हाफ एन आवर ड्राइव और 45 मिनट्स ड्राइव, इस तरह है। तो वो एरिया दूर भी हो गया, शहर से दूर भी हो गया, क्योंकि वहां पॉल्यूशन होना है, सारा चीज है, तो फिर उसका अलग रहेगा, और नजदीक भी है, लाइक दैट। तो खैर, अब इसका जो फैक्टर्स जितना है, उसमें वी विल स्टार्ट विद द नेशनल डिसीजन। अब है कि इसका ग्लोबल व्यू लेना पड़ेगा, कि दैट इज की एग्जांपल में आप पहले ले लीजिए नाइकी या एडिडास। तो नाइकी एंड एडिडास हैपेंस टू बी द कंपनी फ्रॉम यूएस। लेकिन अब नाइकी एडिडास का जूता अगर यूएस से बन करके इंडिया में आएगा तो बहुत कॉस्टिंग पड़ जाएगा, बहुत ज्यादा कॉस्टिंग। ठीक है, तो अब है कि अब नाइकी का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो आपका हो सकता है चाइना में हो सकता है इंडोनेशिया में भी हो सकता है इंडिया में भी हो रहा हो, ताकि इधर का मार्केट यहाँ के इस कंट्री को सेलेक्ट करके, जहां भी हमको सहूलत है, यूएस का जहां से मामला बेहतर है, वहां से मैन्युफैक्चर करके हम उस एरिया को कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डालिए आप लोग पॉइंट जो है उसमें लिखिए नेशनल डिसीजन। नेशनल डिसीजन, इसको एबीसीडी कर कीजिएगा। पॉइंट ए, और भी कैपिटल ए, नेशनल डिसीजन। तो नेशनल डिसीजन में द पॉइंट्स व्हिच वी टेक इनटू कंसीडरेशन इज पॉइंट नंबर 1 इज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगा तो बहुत सारा नियम चेंज करता है, कानून चेंज करता है, जिससे काम करने में तकलीफ होती है। तो द फर्स्ट वन हैपेंस टू बी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। द सेकंड, but not exactly second, equivalent to one, is the export and import facility in that country. एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का क्या इंतजाम है, कितना सपोर्टिव है गवर्नमेंट एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को लेकर के। ज्यादा टैरिफ तो नहीं है, ज्यादा एंटी डंपिंग ड्यूटी तो नहीं लग रहा है, नहीं तो अगर ड्यूटी लगेगा तो फिर मेरा काम करना मुश्किल हो जाएगा। तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट फैसिलिटीज। उसके बाद थर्ड पॉइंट है करेंसी एंड एक्सचेंज रेट्स। करेंसी एंड एक्सचेंज रेट्स। अमन कुमार, करेंसी एंड एक्सचेंज रेट। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? आवाज क्लियर है? यस सर। ओके, करेंसी एंड एक्सचेंज रेट, वहां की जो भी करेंसी है और जो एक्सचेंज रेट है। तो मान लीजिए कि $1 यूएस से इंडिया में आता है तो वो 70-75 रुपया हो जाता है, तो सस्ता पड़ेगा ना। इसका परफेक्ट एग्जांपल आपका है कॉल सेंटर, जो गुड़गांव में, नोएडा में पूरा कॉल सेंटर जो चला एक टाइम में, मतलब जब हम पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन कर रहे थे, तो यहाँ पे जो बच्चों को सैलरी मिली वो 15-20 हजार रुपया, 7,500 रुपया शुरू हुआ था, तो 7,500 रुपया उस टाइम पे अच्छा अमाउंट था, क्योंकि 3,000 रुपया लगता था वहाँ दिल्ली में रहने के लिए। एक शेयरिंग रूम में हम लोग रहते थे और 3,000 रुपया मंगवाते थे, उसमें खाना पीना सब चीज हो जाता था। उसमें 7,500 रुपया सैलरी हैपेंस टू बी अ गुड अमाउंट। उस टाइम ऐसा 60 का रेट था, तो 7,500 रुपया वॉज अ गुड सैलरी। लेकिन अगर यूएस की बात करें तो मिनिमम वेज एक्ट में अगर बात करें तो हो सकता है $1,500 होगा या $1,000 होगा, सबसे मिनिमम। तो आप उधर वही काम यूएस में करवा रहे हैं तो आपका $1,000 दे रहे हैं, और वही काम यहाँ के बच्चों से कॉल सेंटर काम करवा रहे हैं तो 7,500 रुपया हो गया। तो 60 रुपया अगर लगाते हैं तो $1,000 का 60,000 रुपया हो जाएगा, और 60,000 रुपया में यहाँ पे ज्यादा नंबर 10 एम्प्लॉय आ जाएंगे, 8-9 तो हो जाएगा। तो इस वजह से भी हम अलग कंट्री को सिलेक्ट करते हैं काम करने के लिए। खैर, बट द मेजर कंसिडरेशन इज कैप्चरिंग द मार्केट ऑफ द वर्ल्ड। तो खैर, करेंसी एंड एक्सचेंज रेट्स। फोर्थ वन इज कल्चरल एंड इकोनॉमिक पेक्यूलियरिटीज। कल्चरल एंड इकोनॉमिक पेक्यूलियरिटीज। कल्चरल एंड इकोनॉमिक पेक्यूलियरिटीज। कल्चर है, इकोनॉमिक कंडीशन है, उस सबको देख करके हम उसका कैपिटलाइज करते हैं। ठीक है, एंड द लास्ट वन हैपेंस टू बी नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट, तो ये नेचुरल एनवायरनमेंट से क्या समझ सकते हैं हम लोग?
नेचुरल एनवायरनमेंट, व्हाट विल बी नेचुरल एनवायरनमेंट? बलराम, नेचुरल एनवायरनमेंट, नेशनल डिसीजन में नेचुरल एनवायरनमेंट को हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है। सर अपना अगर जैसे मैन्युफैक्चरिंग मतलब सर जैसे कपड़ा वगैरह का ही अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग लगाना है, कोई फॉर्म वगैरह, कोई कंपनी, तो फिर सर भारत जैसे देश में सर सारे तरह का कपड़ा बनाना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे बहुत सारे मतलब रिलीजन भी बहुत सारे रहते हैं, तो उनका अलग अलग कपड़ा पहनने का तरीका और कुछ स्टेट वाइज एनवायरनमेंट भी भी। जो है ना, एनवायरनमेंट की बात हो रही है, ठीक है। तो नेचुरल सर एनवायरनमेंट में, नेचुरल एनवायरनमेंट में यहाँ का कंडीशन क्या है कि मतलब वो मैन्युफैक्चरिंग फ्रेंडली है कि नहीं। अब जैसे इक्वेटर के लाइन पे अगर कंट्री को हम सेलेक्ट करते हैं, जो इक्वेटर के लाइन पे है, तो वो नेचुरल एनवायरनमेंट, मतलब पहले ज्योग्राफिकल हिसाब से कर लेते हैं, तो वहां पे थोड़ी मुश्किल आएगी, गर्मी बहुत ज्यादा है, ठीक है। अगर इक्वेटर के लाइन का कंट्री अगर सिलेक्ट करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग वहां टफ हो जाएगा, एवरेज गर्मी 45-50 डिग्री है। यस सर। ठीक है, तो ये एक पहलू हुआ। कुल मिलाकर के उस चीज का जो भी है, जैसे जूता है या कपड़ा है, उसका मैन्युफैक्चरिंग और उस जगह का एनवायरनमेंट सपोर्टिव है कि नहीं। तो जैसे अभी बांग्लादेश का एनवायरनमेंट बड़ा सपोर्टिव है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, ठीक है, जो हम लोगों ने वो एक्सटर्नल प्रेमाइसेस में पढ़ा था फर्स्ट सेमेस्टर में, प्लानिंग में। एक्सटर्नल प्रेमाइसेस पॉलिटिकल है, टेक्नोलॉजिकल है, कल्चरल है, हाँ। तो वो आपका जो ये है एनवायरनमेंट है, उस सबको सिलेक्ट करना होता है कि ये काम कहाँ पर ज्यादा बेहतर हो सकता है। तो अभी बांग्लादेश हैपेंस टू बी द वेरी गुड सेंटर फॉर ऑल द टेक्सटाइल एंड ऑल, ठीक है। उस तरह से सारे एस्पेक्ट को लेके चलना होता है सर। तो ये हो गया 5 फैक्टर्स दैट वी टेक इनटू कंसीडरेशन बिफोर सिलेक्टिंग ऑन द नेशनल लेवल, ठीक है। अब एक बार नेशन डिसाइड हो गया कि यहाँ हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, यहाँ पे फ्रेंडली है, तो लेट्स से कि इंडिया फाइनल हो गया, ठीक है। और एग्जांपल हम लोग लेते हैं सैमसंग। तो सैमसंग का फैक्ट्री नोएडा में बना, ये हम लोग सभी लोग को पता है, यस सर। ठीक है। तो अब है कि सैमसंग हैपेंस टू बी साउथ कोरिया एंड नाउ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ मैन्युफैक्चरिंग के इंडिया के मार्केट भी कैप्चर करेंगे और भी जगह हम, मतलब कि बांग्लादेश है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, ये सब भी हम कर सकते हैं। तो अब इंडिया फाइनल हो गया, ये सब सारी चीज को लेकर के फ्रेंडली है सारी चीज। अब सिलेक्शन ऑफ अ रीजन, तो आप बी में डालिए, बी, कैपिटल बी, सिलेक्शन ऑफ अ रीजन। और एग्जांपल में नोटबुक में ऊपर में लिख दीजिए नोएडा सैमसंग साउथ कोरिया, नोएडा सैमसंग साउथ कोरिया, ये ऊपर में एग्जांपल लिख दीजिए, आपको सारी बात क्लियर हो जाएगी। तो सिलेक्शन ऑफ अ रीजन में है, सबसे पहले है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। नीरज बैठ जाओ। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। सेकंड इज नियरनेस टू मार्केट, नियरनेस टू मार्केट, नियरनेस टू मार्केट, ठीक है। फर्स्ट में क्या था? फर्स्ट में अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। जहां भी काम सेलेक्ट रीजन का सिलेक्ट कर रहे हैं, वहां पे रॉ मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए, तभी तो काम होगा ना। और रॉ मटेरियल भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो बहुत महंगा हो जाएगा। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, सेकंड इज नियरनेस टू द मार्केट। उसके बाद है अवेलेबिलिटी ऑफ पावर, इलेक्ट्रिसिटी ऑन ऑल, अवेलेबिलिटी ऑफ पावर। एग्जांपल सैमसंग नोएडा साउथ कोरिया, उसको मैच कर लीजिए, देखिए सारा फुलफिल होता है कि नहीं। अवेलेबिलिटी ऑफ पावर मतलब नोएडा में पूरा बिजली का सप्लाई बढ़िया है, ट्रांसपोर्टेशन बढ़िया है, रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी आसानी से आ जाता है इन मेकिंग ऑफ मोबाइल एंड ऑल। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल नहीं है, अवेलेबिलिटी ऑफ पावर। उसके बाद फोर्थ वन है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। तो नोएडा बड़ा स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जो यूपी में है, बट दिल्ली में भी है, ऑन पेपर यूपी में, बट एक्चुअली इट इज एनसीआर रीजन। तो पूरा दिल्ली हरियाणा सब कवर हो गया, उधर पूरा यूपी कवर हो गया, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा मार्केट, अब पूरा इंडिया कैटर हो सकता है वहां से। खैर,
ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, उसके बाद है सुटेबिलिटी ऑफ क्लाइमेट, सुटेबिलिटी ऑफ क्लाइमेट, सुटेबिलिटी ऑफ क्लाइमेट, सुटेबिलिटी ऑफ क्लाइमेट के बाद है नेक्स्ट है गवर्नमेंट पॉलिसी। तो गवर्नमेंट पॉलिसी में यहाँ दो बात आ जाएगी, गवर्नमेंट पॉलिसी आपका नेशनल डिसीजन में भी है और गवर्नमेंट पॉलिसी आपका रीजन के में भी है। तो मतलब कि स्टेट पॉलिसी, तो जैसे अगर एग्जांपल है हम गुजरात का, ठीक है, तो वहां गुजरात का जो स्टेट गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है विद रेस्पेक्ट टू कोई भी मैन्युफैक्चरिंग लगाना चाहता है तो बहुत फ्रेंडली है। और इसका परफेक्ट एग्जांपल हम लोगों ने विटनेस किया था, नैनो का प्लांट जो बंगाल गवर्नमेंट ने मना कर दिया था, तो फिर वो मूव हो गया गुजरात में और बहुत ही आसानी से सारा काम हुआ। लेकिन चूंकि मूवमेंट में बहुत लॉस हो गया था, टाइम लॉस भी हुआ, तो गवर्नमेंट पॉलिसी में यहाँ पे लिख लीजिए स्टेट, स्टेट वाइज, और ऊपर में जो पॉलिसी है उसमें सेंट्रल। ठीक है, मतलब कितनी सुविधा अवेलेबल है, कितना रिलैक्सेशन है with respect to government policy. And the last point happens to be competition among states. Competition among states. Competition से ये कहना है सिर्फ दो लाइन, competition से सिर्फ फायदा होता है, नुकसान नहीं होता है। क्यों फायदा होता है? क्योंकि जितना competition होगा तो वो सारे जो प्लेयर्स हैं वो ऑलरेडी उस प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को एजुकेट कर रहे हैं एडवर्टीजमेंट के द्वारा। ठीक है नंदनी, ठीक है, थोड़ा और लोग भी कैमरा ऑन कर लीजिए, थोड़ा हमको बोलने में आसानी हो जाएगी, so that I can see. बहुत बड़ा चैलेंज है यार। खैर, पेशेंस इज द वर्च्यू। नेटवर्क प्रॉब्लम है सर। हम भी कैमरा ऑफ कर दें? सर आज ही तो वो बंद किए सर, हमेशा तो फिर ऑन रहता है सर। ग्रेट यार, ग्रेट। ओके फाइन, ग्रेट, लेट्स कम टू द पॉइंट। कंपटीशन अमंग स्टेट्स, कंपटीशन से फायदा होता है बहुत ज्यादा, क्योंकि अवेयरनेस ऑलरेडी बहुत हो चुका होता है। उसमें आप जो काम नए प्लेयर अगर आए हैं तो द ओनली थिंग यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन अपार्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट एंड मोर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। पेन की कंपनी बहुत सारी है, आप भी एक पेन मैन्युफैक्चरर हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन को पूरा वाइड स्प्रेड कर दीजिए, ठीक है, आपका सेल बढ़ेगा, आपका मार्केट शेयर कैप्चर हो सकता है। तो कंपटीशन अमंग स्टेट्स होना बहुत जरूरी है। सर, तो ये बात हो गई सिलेक्शन ऑफ अ रीजन की। अब नेक्स्ट में लिखिए सी, कैपिटल सी, सिलेक्शन ऑफ कम्युनिटी, सिलेक्शन ऑफ कम्युनिटी। सिलेक्शन ऑफ कम्युनिटी, इसमें अब पॉइंट्स जो है, तो पॉइंट नंबर 1, अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर। तो नोएडा जो फाइनल हुआ जगह, वहां लेबर अवेलेबिलिटी भी बहुत है, आराम से लोग मिल जाते हैं काम करने के लिए, ठीक है। सिविक एमिनिटीज फॉर वर्कर्स, नेक्स्ट पॉइंट इज सिविक, CIVIC, सिविक, सिविक एमिनिटीज फॉर वर्कर्स। तो सिविक एमिनिटीज में बहुत सारी जो बुनियादी सहूलत है जो एक जगह में होनी चाहिए, ठीक है, पार्क है, यूरिनल है, आपका थिएटर्स है, ये सब सिविक कम्युनिटीज का आता है, ठीक है। थोड़ा एक रेस्ट का एरिया है, शेड एंड ऑल, बस स्टॉप्स, ये सब सारी सिविक कम्युनिटीज में आती है। तो सिविक कम्युनिटीज फॉर वर्कर्स। उसके बाद है एग्जिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंड कॉम्पीटिंग इंडस्ट्रीज, एग्जिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? एनीबॉडी हु कैन टेल? सपोर्टिव प्रोडक्ट, सपोर्टिंग सर, सपोर्टिंग, एग्जांपल, एग्जांपल सर जैसे चाय के लिए सर मिल्क या फिर शुगर को ले सकते सर पेन का और लिंक का ले सकते हैं सर, पेन के अंदर जो लीड होता है उसका। पेन के अंदर लीड है या पेन का इंक हो गया, तो अगर मान लीजिए कि इंक नहीं हैं। है, ऑटोमोबाइल के लिए पेट्रोल ले सकते हैं सर। पेट्रोल हो जाएगा। तो अब भाई कि ऑटोमोबाइल अगर करना है तो पेट्रोल होना जरूरी है, तो कॉम्प्लीमेंट्री अगर है तो फिर आपका काम बेहतर चलेगा।
क्योंकि जितनी भी ऑटोमोबाइल कंपनी है वो पेट्रोल नहीं देती है, पेट्रोल लेना पड़ता है। आज से आजकल 100 रुपया हो गया, तो मोटरसाइकिल चलाना थोड़ा कम करो, ठीक है, या नहीं तो ट्यूशन पढ़ाओ, अपना कमाओ, फिर चलाओ। ये डैड के पैसे से नहीं चलेगा बाइक, क्योंकि उनको भी पेट्रोल भराना है और चलाना है, वो अपना भी भरे तुम्हारा भी भरे, ज्यादा नहीं हो गया? खैर, कॉम्प्लीमेंट्री एंड कॉम्पीटिंग इंडस्ट्रीज, अगेन कॉम्पिटिशन से है, ठीक है। फोर्थ वन इज फाइनेंस एंड रिसर्च फैसिलिटीज। ये दोनों को हमने क्लब कर दिया, एक्चुअली अलग अलग होना चाहिए था। फाइनेंस फैसिलिटीज कि कितना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जहां से हमको पैसा मिल सकता है आसानी से, तो फाइनेंस फैसिलिटीज फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड। और उसके बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट या रिसर्च लैब फैसिलिटीज, यहाँ रिसर्च भी का प्रावधान है कि नहीं इस कम्युनिटी में, सो दैट कि हम और ज्यादा वैल्यू एडिशन ये सब कर सकें, ठीक है। सर फाइनेंस को अलग पॉइंट कर दीजिए और रिसर्च फैसिलिटी को अलग पॉइंट कर दीजिए। फाइनेंस फैसिलिटीज एंड रिसर्च फैसिलिटीज, रिसर्च भी हो सके, मतलब ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन हो जो हम उसको हायर करें तो वो रिसर्च करके अपना रिपोर्ट हमको प्रेजेंट करे, सो दैट कि हम काम करें। क्योंकि मेरा एक्सपर्टीज एक्चुअली मोबाइल बनाना है, पेन बनाना है। रिसर्च करने के लिए एक और बॉडी हो जिसको हम हायर करें, कंसल्टेंट्स, और वो हमको रिसर्च करके फीडबैक दे दें, तो हम उस फीडबैक पे अपना काम करें और मार्केट को कैपिटलाइज करें। रिसर्च फैसिलिटीज, ठीक है। उसके बाद है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड फायर फाइटिंग फैसिलिटीज। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड फायर फाइटिंग फैसिलिटीज, तो वाटर के हवाले से कि भाई जहां रहे वहां पानी की सुविधा बहुत हो, क्योंकि पानी का कंजम्पशन बहुत होता है मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है। और फिर फायर फाइटिंग का मतलब है कि वो सारा इंतजाम हो कि अगर मान लीजिए आग लगा तो फिर फायर स्टेशन है, सारी चीज है कि कोई भी एक्सीडेंट को मिनिमाइज कर सके हम लोग। फायर फाइटिंग फैसिलिटीज। उसके बाद है आपका लोकल टैक्सेस एंड रेस्ट्रिक्शंस। हाँ, लोकल टैक्सेस एंड रेस्ट्रिक्शंस, तो लोकल टैक्सेस में क्या सुविधा है, क्या इंतजाम है, वो सारी बात को फाइनल करते हैं। एंड रेस्ट्रिक्शन, तो रेस्ट्रिक्शन में एक एग्जांपल हम आपको देंगे कि जैसे बिहार में आपका ये लिकर बैन है, कंजम्पशन, शराब बंदी है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग नहीं बंदी है शायद। लेकिन फिर है कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलने के लिए तो फिर आपको महंगा पड़ेगा, कि जब कंजम्पशन नहीं है तो फिर है कि वो डजंट मेक एनी सेंस, तो मैन्युफैक्चर यहाँ करके फिर उसको दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। ब्लैक में मिल जाएगा? नहीं, ब्लैक में बिकना तो यार कोई नियम की बात नहीं ना हुई, वो तो समझ में आ रहा है। हमने गलत एग्जांपल ले लिया। ठीक है, कट शॉर्ट एग्जांपल, कट शॉर्ट। दूसरा चर्चा हो जाएगा, ठीक है। तो क्या क्या लोकल टैक्सेस एंड रेस्ट्रिक्शंस है उस कम्युनिटी में। उसके बाद है आपका नेक्स्ट पॉइंट है आपका मोमेंटम ऑफ एन अर्ली स्टार्ट। मोमेंटम ऑफ एन अर्ली स्टार्ट, ये बहुत टेक्निकल बात है कि अगर वहां का मार्केट सपोर्टिव है, तो एक्सेप्टेबिलिटी है, ठीक है, तो आपको अर्ली स्टार्ट का मोमेंटम मिलता है कि वहां के लोग, जैसे वो हम लोगों ने इसको किस तरह से हम एक्सप्लेन करें कि लाइक हम लोगों ने उसको प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में एडॉप्शन प्रोसेस पढ़ा था। एडॉप्शन 13.5%, 34%, 34% और 16%। तो अब एक ऐसा कम्युनिटी, एक ऐसा जगह जहां पे 13.5% का जो तादाद है वो ज्यादा है, 13.5% वाले लोग ज्यादा हैं, कि मतलब दे वांट टू ये क्या कहते हैं उसको, दे वांट टू एक्सेप्ट, दे वांट टू एंजॉय, दे वांट टू एक्सपीरियंस, ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजी एंड न्यू कंसेप्ट, उसका वो ज्यादा वेलकम करते हैं, ठीक है। तो अगर वो होगा तो हमको अर्ली स्टार्ट मिल जाएगा। अब वैसी जगह पे वो एक कम्युनिटी है जहाँ पे वो लैगार्ड्स हैं। लैगार्ड्स का मतलब होता है वही जो उनका अपना थॉट प्रोसेस नहीं होता है, दूसरे का थॉट प्रोसेस है या जो पुरानी बात है, तो उसमें नई चीज को लेके जाइएगा तो एक्सेप्टेबिलिटी अर्ली स्टार्ट नहीं मिलेगा लैगार्ड्स में। तो अर्ली स्टार्टर में 13.5% जहां पर है वो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो अभी खैर 13.5% पूरे इंडिया में है, रीजन बिंग की 55 करोड़ एज
regularly said by the speeches, respective speeches of our Prime Minister, that 55 करोड़ 25 साल से 35 साल है। तो जितने भी जो यंग जनरेशन है, तो खैर इसको फिक्स नहीं करना है कि यंग जनरेशन ही 35% होते हैं, बहुत सारे ओल्ड जनरेशन होते हैं जो हमेशा न्यू टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट थॉट प्रोसेस कि न्यू चीज को चाहिए। खैर, तो मोमेंटम फॉर अर्ली स्टार्ट। उसके बाद लास्ट पॉइंट है पर्सनल फैक्टर्स। पर्सनल फैक्टर्स, तो पर्सनल फैक्टर में बहुत सारी बात आ सकती है। आपको वहाँ सहूलत है, आपकी जान पहचान वहाँ है, आपका घर वहाँ है आसपास में, समथिंग लाइक दैट। तो पर्सनल फैक्टर बहुत सारा रोल प्ले करता है। आपके वो नेता मंत्री से जान पहचान है, डीएम से उठना बैठना है, डेली शाम में चाय पीते हैं आप आगे डीएम साहब के साथ, काम करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो पर्सनल फैक्टर्स में बहुत सारा रोल प्ले करता है। खैर, ये हो गया फैक्टर्स, सिलेक्शन ऑफ अ कम्युनिटी। अब उसके बाद डी लिखिए, कैपिटल डी, ये लास्ट है, सिलेक्शन ऑफ साइट। सिलेक्शन ऑफ साइट, सिलेक्शन ऑफ साइट में तो अब सीरीज को देखिएगा, हमने पहले नेशन से चले, पहले नेशन को फाइनल किया, ठीक है, उसके बाद फिर हमने रीजन को फाइनल किया, उसके बाद कम्युनिटी को फाइनल किया, सारा स्टडी किया। एग्जांपल में वही नोएडा, सैमसंग, साउथ कोरिया। अब आ जाते हैं साइट पे कि कहां पर, किस जमीन के टुकड़े पर वो फैक्ट्री को लगाएंगे हम। ठीक है, अब और फाइन होता चला जा रहा है ना। अब उस प्लॉट तक हम पहुंच रहे हैं। प्लॉट, तो उसमें सिंपल में लिख लीजिए, सॉइल है, सॉइल, तो हर जगह का सॉइल टेस्टिंग होता है कंस्ट्रक्शन करने के लिए, तो स्ट्रक्चर भी अलग अलग होता है हर जमीन पे। सॉइल है, फिर आपका साइज ऑफ द लैंड है, साइज ऑफ द लैंड, फिर एक वर्ड है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा, क्या क्या यस सर। सहूलत है। सर कुछ क्वेश्चन पूछना था। फिर से बोलिए। सर क्वेश्चन पूछना था। हाँ बोलो। सर बोले हैं सर, कोरोना काल जो है सर मार्च से लेकर जून तक क्यों आता है, उसके बाद नॉर्मल क्यों नहीं लगता है? ये तो कंटिन्यूअस प्रोसेस होना चाहिए कोई भी वायरस, कोई इसका बिहाइंड कोई रीजन? यार एकदम कॉन्टेक्स्ट से अलग तरह का सवाल पूछे, मेरा हार्ट डिस्क क्रैश कर जाएगा। थोड़ा रिदम में सवाल पूछो ना यार, कि हम भी उसी में रहे। एकदम से पूछ दिया कि भाई पानीपत की लड़ाई में कितने लोग मारे गए थे, मतलब ये तो अजब सा सवाल हुआ। इसका जवाब है दोस्त, ठीक है, इसका जवाब है। इसको पहले ये पॉइंट कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद इसे बात कर लेते हैं, पहले क्लास रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे इस पर। खैर, सिलेक्शन ऑफ अ साइट में टोपोग्राफी हो गया, उसके बाद है डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मतलब उस जगह पे क्या इंतजाम है डिस्पोजल ऑफ वेस्ट का मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से, क्योंकि बहुत ज्यादा जो वेस्ट निकलता है मैन्युफैक्चरिंग का वो बहुत एसिडिक नेचर का होता है, तो वो आसानी से डिस्पोज हो जाए ताकि ज्यादा एनवायरनमेंट को हैम्पर नहीं हो। नहीं तो फिर अगर उसको नहीं होगा तो फिर वहां की जमीन जो है, फिर जहां पर भी सिलेक्शन होता है जो बड़ा साइज होता है लैंड का, तो उसके बाद वो एग्रीकल्चर लैंड होता है अक्सर, तो शहर का क्षेत्र तो होता नहीं है, थोड़ा शहर से दूर जा करके। तो शहर से अगर हम दूर जाते हैं तो फिर तो एग्रीकल्चर की जमीन शुरू हो जाती है, तो ना तो इन द मिड बिटवीन एग्रीकल्चर लैंड एंड द अर्बन एरिया। ठीक है, तो ऐसा ना हो कि वेस्ट जो है वो एग्रीकल्चर लैंड को खराब कर दे, उसमें डिस्पोजल ऑफ वेस्ट उसका पूरा इंतजाम होना चाहिए। तो ये सब सारी बात हो गई आपकी फैसिलिटी सिलेक्शन ऑफ रीजन की, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसका कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, कुछ मॉडल है, उसको कर लेंगे। तो ये विल वाइंड अप विद दिस चैप्टर, ठीक है। यस सर। ओके सर वाइवा के लिए बोलना था। एक सेकंड, स्टॉप रिकॉर्डिंग।